योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी शिवरात्रियों को सादर जय श्री कृष्ण। आज के इस राष्ट्र चिंतन के सत्र में हमारे सामने अपना राष्ट्र चिंतन प्रस्तुत करने के लिए आने वाले हैं श्रीमान प्रणव जनार्दन की पटवारी। पिछले कई सालों से शिविर में वो आते हैं और हमें अलग अलग धामों में पढ़ाते भी हैं। उनका अध्ययन पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में भी हुआ। इतिहास और संस्कृत विषय में वो बड़ा अच्छा अध्ययन किए। उसके बाद स्वामी जी से मंत्र दीक्षा वो बहुत बचपन में प्राप्त किए हैं। समाज में व्याख्यान प्रवचन आदि कीर्तन तो करते ही है, लेकिन समाज में उनकी पहचान एक अच्छे कवि के रूप में है। उनका काव्य सुनकर स्वामी जी अक्सर उन्हें भविष्य का महाकवि कहते हैं और उनको महाकवि की उपाधि स्वामी जी ने अभी से उनको प्राप्त की। समाज में जो व्यावसायिक मनोरंजन क्षेत्र है उसमें भी वो बड़ा अच्छा लेखन करते हैं और उनके द्वारा लिखी हुई मिठा नाम का नाटक हो या मेघदूत का मराठी नाट्य वर्जन हो, इन सारे ही नाट्य प्रकारों का मराठी के नाट्य विश्व में बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिला है। उसकी बड़ी अच्छी सराहना उनकी हुई है। उसके बाद स्वामी जी के जीवनी पर उन्होंने अनुग्रह नाम का नाटक लिखा है, जिसका मंचन नरियाद गुजरात में हुआ था। उसे भी बड़ा अच्छी तरीके से सराहा गया है। उसके साथ साथ उन्हें उनके काव्यों के लिए बड़े अच्छे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उनकी नक्षत्र माला संस्कृत काव्य संग्रह को साहित्य विहार नागपुर की जो संस्था है उनकी ओर से सर्वोत्कृष्ट संस्कृत काव्य संग्रह का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ नागपुर स्थित ही संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा की ओर से उनके काव्य की रचनाओं के लिए उनको प्रज्ञा भारती, उनकी कल जयंती है, उनके नाम से उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से मराठी में गीत रामायण होता है उसी प्रकार से उन्होंने स्वातंत्र वीर सावरकर जी पर गीत विनायकम नाम का बड़ा अच्छा काव्य लिखा है। मराठी में अफजल खान का वध छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किया उस पर भी उन्होंने शिव प्रताप नाम का काव्य लिखा है। इन काव्यों को भी बड़ा अच्छी तरीके से समाज ने स्वीकार किया है। और ऐसे इस वक्ता को मैं आज जय तो संस्कृतम इस विषय को रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पर आकर अपना नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दवल्लभं रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। नमो गोविन्ददेवाय ज्ञानदेवस्वरूपिणे वाग्मये वाङ्निधानाय यतये वेदमूर्तये। व्यासपीठे विराजमानाः पूज्य स्वामीवर्याः तथा च सभागारे उपस्थिताः सर्वे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। नहीं डरिए मत, मैं संस्कृत में नहीं बोलने वाला हूँ, आरंभ संस्कृत में किया। आज पंचनिमिषपर्यन्तं वक्तव्यं भाषया एव। यथा सद्गुरुवर्यैः आज्ञापितं तथा किञ्चित् संस्कृतभाषायां सम्भाषणं करोमि। पञ्चनिमिषं राष्ट्रभाषा संस्कृतं, विश्वभाषा संस्कृतम् अथवा देवभाषा संस्कृतम् इत्यपि वक्तव्यम्।
कः विषयः अद्य अत्र कस्य विषयस्य उपरि चिन्तनं करणीयम् इति यदा चिन्तयन् आसम् तदा मया श्रुतं राष्ट्रचिन्तनं प्रथमदिने यत् हिन्दुत्वविषयम् अधिकृत्य अत्र सञ्जातं। तदनन्तरं यत् अद्य अस्मिन् वर्तमानकाले कीदृशाः आपदः सन्ति अस्माकं राष्ट्रजीवने ताश्च कथं निराकरणीयाः इति विषयम् अधिकृत्य राष्ट्रचिन्तनं ओजस्वी चिन्तनं सञ्जातं। तर्हि मया चिन्तितम् अद्य अस्यां शृङ्खलायां यस्मिन् विषये अस्माकं समग्रा राष्ट्रीयता निहिता वर्तते सः विषयः स्वीकर्तव्यः। एकः श्लोकः प्रसिद्धः वर्तते, विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। वेदैः विना, गीतया विना, रामायण कथया विना, तथा च कालिदास कवीश्वरेण विना भारतस्य चिन्तनमपि न करणीयं वर्तते। सर्वा अस्माकं संस्कृतिः, सर्वा अस्माकं भारतीयता संस्कृते निहिता वर्तते। जैसा मैंने अभी कहा, यह राष्ट्रभाषा, किंतु राष्ट्रभाषा कहने से भी इसे मर्यादित करने जैसी बात हुई। ये वास्तव में विश्व भाषा है। ये केवल भावना का विषय नहीं है केवल इसे विश्व भाषा कहते हैं। वास्तव में जब भाषा शास्त्रज्ञों ने संशोधन किया तो ये पाया कि विश्व की लगभग 97% भाषाएं जो है कहीं न कहीं संस्कृत से संबंधित है। उनकी जननी संस्कृत है, उनके शब्द भी कई संस्कृत से मिलते जुलते हैं। कुछ शब्दों को अगर हमने देखा, बहुत समय तो नहीं है, अंग्रेजी के ही कुछ शब्दों को देखा तो माता को मदर कहते हैं। संस्कृत में मूल शब्द है मातृ, उससे वो शब्द बना। ये तो दिखता है, इसके लिए किसी अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे तुहित्रु शब्द है, वहां डॉटर बन गया उसका। ऐसे अनेकों शब्द हैं। और इसे देव भाषा क्यों कहा जाए, इसका जब मैं विचार कर रहा था तो देवों की भाषा देव भाषा ऐसा हम कह सकते हैं, ये सुलभ है। लेकिन अगर वो देवों की भाषा है तो फिर वो मनुष्यों में किस प्रकार प्रचलित हुई? क्या कभी सभी मनुष्य इस भाषा से वार्तालाप करते थे? चिंतन की दिशा हमें इस प्रकार रखनी होगी। हमारी भारतीय संस्कृति का जो संकल्प है, जिसका उच्चारण हम प्रतिदिन करते हैं, असतोमा सत्यमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, तिमिर से अंधकार से हमें प्रकाशित और ले चलो। मनुष्य जीवन को पशुता से मनुष्यता की ओर और मनुष्यता से देवत्व की ओर ले जाने वाली यह संस्कृति है। और जैसी यह संस्कृति है वैसी ही संस्कृत है। संस्कृत भाषा भी मनुष्य जीवन को देवत्व की ओर ले जाती है, इसलिए इसे देव भाषा कहा गया। अब यह सुनकर हमें वास्तव में यह लगने लगता है, या जो लगना भी चाहिए, कि हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वाधिक स्वीकरणीय अगर कोई भाषा होगी तो वो संस्कृत हो सकती है। यह हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका से गुवाहाटी तक हमारे समूचे राष्ट्र में हर कोने में पाई जाने वाली अगर कोई एक भाषा होगी तो वो संस्कृत है। संस्कृत में संभाषण यद्यपि सर्वत्र आज प्रचलित नहीं है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कहीं 5 कोश भी ऐसे मिलेंगे हमारे देश में कि संस्कृत का कहीं उच्चारण ही नहीं होता इसी प्रकार से। अब क्योंकि हमारे वेद संस्कृत
में है, शास्त्र संस्कृत में है, गीता संस्कृत में है, पुराण संस्कृत में है, सारे स्तोत्र संस्कृत में है, तो संस्कृत का उच्चारण वहां अनिवार्य हो जाता है। और इसलिए सभी के लिए स्वीकरणीय भाषा संस्कृत अब वो हो नहीं पाई, इसके कारण कुछ राजनीतिक है, लेकिन यह भाषा है इस प्रकार की। बिना कविम कालिदास, हमने अभी सुना, कालिदास का स्मरण होता है तो एक उदाहरण के रूप में हम मेघदूत की ओर भी अगर देखें, किस प्रकार संस्कृत में भारत और भारतीयता सम्मिलित होती है। मेघदूत एक ऐसा काव्य है जिसमें प्रवास वर्णन किया गया है। रामगिरी से लेकर उस मेघ का मार्गदर्शन यक्ष ने किया अलका नगरी तक, अपनी पत्नी को संदेश देने के लिए। और उसमें जिन तीर्थ क्षेत्रों का वर्णन हम देखते हैं, जिन नदियों का वर्णन देखते हैं, नर्मदा है, चर्मणवती है, सरस्वती है, गंगा है, इन सारी नदियों का वर्णन, सारे पर्वतों का वर्णन, और उसके साथ पौराणिक कथाओं के संदर्भ, उन संदर्भों में हमारी सारी पौराणिक कथाएं। और इस भाषा की विशेषता देखिए, अब वैसे तो बहुत सारे श्लोक उसमें स्मरण होते हैं, लेकिन ये कैसी विलक्षण भाषा है। कालिदास को वर्णन जब ये करना होता है कि अलका नगरी के बाह्य उपवन में निवास करने वाले भगवान महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा के प्रकाश से जिस नगरी के सारे महल, सारे प्रासाद धुले से लगते हैं, धुल गए हैं। ये मैंने इतना बोला हिंदी में। ये संस्कृत में कालिदास ने कहा बाह्योद्यान स्थित हर्षरस चंद्रिका बहुतहरण्य, बात समाप्त। ये इतने में है। अब जितना कठिन इस भाषा को आप बना सकते हैं उतना आप बना सकते हो, उतना इसमें सामर्थ्य है। जितना सुलभ आप इसे रखना चाहे रख सकते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है बाणभट्ट का कादंबरी नाम का, उसकी वाक्य रचना इस प्रकार की है कि आप एक वाक्य पढ़ने के लिए आपको 2-3 मिनट लगते हैं। इस प्रकार के लंबे चौड़े उसमें वाक्य हैं। तस्मिन् नश्चिर मंबर किरण तलस्य पद्यमारूढ़ मारोहयन् नाड़िका छेद प्रहत पटुपटः नादानुसारी मध्याह्न शंखत भरे उदतिष्ठत्। ये उसमें से जो सबसे छोटा वाक्य है, ये मैंने कभी कंठस्थ किया था, किसी नाटक में मेरी भूमिका थी उसमें, इसलिए वो आज स्मरण हुआ। ये संस्कृत है। और दूसरी ओर जो हम गाते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ये भी संस्कृत है। ये इस भाषा की विशेषता है। और जैसा हमने सोचा, अब ये बात जब हम करते हैं ना कि हमारी संस्कृति संस्कृत में समाविष्ट है, तो ये केवल कहने की बात नहीं है। हमारी संस्कृति में क्या बताया गया, हमने सुना पिंड और ब्रह्मांड का संबंध। पिंड को जान लिया तो ब्रह्मांड को हम जान सकते हैं। संस्कृत में ये किस प्रकार आता है देखिए। एक अगर देव शब्द आपने कंठस्थ कर लिया, उसकी सारी जो विभक्तियां हैं, देवः देवो देवाः जो भी है, सारे अकारांत जो शब्द है वो अब आपको कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं, उनके रूप आप बना सकते हैं। एक माला शब्द आपने कंठस्थ कर लिया, आकारांत जो स्त्रीलिंगी सारे शब्द है वो आप बना सकते हैं। राधा, मीरा, जो भी हो, किसी एक सूत्र को आप जब धारण कर लेते हैं तो उसका विस्तार आप अपने आप कर सकते हैं। ये भाषा की विशेषता है। और जब बाकी भाषाओं की तुलना करते हैं, किसी भाषा को हम नीचा नहीं दिखाएंगे, उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं। जिसके अपने पास कुछ नहीं होता उसे दूसरों को नीचा दिखाना पड़ता है, हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे ABCDEFGH आप सबको कंठस्थ है। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि A के बाद B क्यों आया, B के बाद C क्यों आया, Z से पहले Y क्यों आया, Z से आरंभ करके A पर मैं क्यों नहीं समाप्त कर सकता, मैं उल्टा क्यों नहीं पढ़ सकता?
ABCD इसी क्रम से क्यों पढ़ना? क्या ये अंधविश्वास नहीं है? अगर नहीं है तो ये सिद्ध कीजिए कि इसी क्रम से क्यों पढ़ना? संस्कृत में अगर आप पूछोगे कि वर्णमाला इसी प्रकार की क्यों है, ध ध ध ध न, ब भ ब भ म, आप अगर बोलेंगे मैं इसे ध ध ब भ ध ध म इस प्रकार बोलूंगा तो ये गलत है और ये अंधविश्वास नहीं है। ऐसा ही बोलना, क्यों बोलना? शास्त्र की आज्ञा है। नहीं, ध ध ध ध न इनका सभी का उच्चारण एक विशिष्ट एक समान प्रकार से होता है। ये सब दंत्य है, दांत को जिह्वा का स्पर्श किए बिना इनका उच्चारण नहीं होता, इसलिए उनको इकट्ठा रखा गया है। ब भ ब ब म दोनों होठों को आपस में मिलाए बिना इनका उच्चारण नहीं होता, ये ओष्ठ है, इसलिए उन्हें एकत्रित करके रखा हुआ है। यहाँ कारण है। वैज्ञानिकता की हम बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक और वैज्ञानिकता की बातें होती है और दूसरी ओर संस्कृत को पिछड़ों की भाषा कहा जाता है। ये सुशिक्षितों के जो अंधविश्वास है उस पर भी कभी चिंतन होना चाहिए। और जो जिसे कहते हैं ना फोनेटिक इफेक्ट कहा जाता है, वो एक शास्त्र है, ध्वनि शास्त्र, उच्चारण शास्त्र। गीता उन नियमों के साथ अब हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दो बातों पर ये प्रभाव करती है। एक तो हमारा मस्तिष्क, उस पर संशोधन चल रहा है, न्यूरोलॉजी में उस पर संशोधन चल रहा है कि संस्कृत मंत्रों का हमारे मज्जा संस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रभाव तो पड़ता है, ये सबको पता चल रहा है। एक ये बात हुई, ये बड़ी गंभीर बात है, इस पर बहुत अधिक बातें की जा सकती है, मैं केवल सूत्र बात यहाँ कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जैसा अभी मैंने कहा, क्या वर्णमाला में ये प्रकार है उच्चारण के, तो हमारी जो उच्चारण की प्रणाली है उसका पूरा पूरा उपयोग केवल संस्कृत में ही होता है, क्या अन्य भाषा में संभव नहीं है। जिह्वा है, तालु है, होठ है, दांत है, इन सब का उपयोग इसी भाषा में किया जाता है। What are you doing now? इसमें क्या हुआ? किन अवयवों का उपयोग हुआ? हवा केवल निकल गई। यहाँ किसी का अवमान नहीं है, लेकिन वस्तुस्थिति है ना। संस्कृत में ये नहीं है। अगर बालकों को इस भाषा का संस्कार बचपन में दिया जाए तो किसी और भाषा को बोलने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। आज परिस्थिति यह है कि बचपन से अंग्रेजी के ही उच्चारण प्रणाली को सीखने के कारण मराठी, हिंदी या जो प्राकृत भाषा, जहाँ की जो प्रादेशिक भाषा है, उनका भी उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे। संस्कृत में इसका उल्टा है। आप अगर संस्कृत अच्छी तरह से बोलोगे तो अंग्रेजी या और किसी भी भाषा का उच्चारण आपके लिए बहुत सुलभ होगा। जो कठिन से कठिन बातें जानता है उसके लिए सुलभ बातें कोई कठिन बात नहीं है। तो अब ये तो हमने माना, ये तो हमने समझा कि इसकी आवश्यकता है। अब हो क्या रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारतवर्ष में केवल 28,000 लोगों की ज्ञात भाषा संस्कृत है। बोलने की नहीं बोल रहा हूँ, ज्ञात भाषा जो होती है ना सबकी, जो महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, ये 3 भाषाएं तक होती है। तो ज्ञात भाषाओं में संस्कृत केवल 28,000। हमारी जनसंख्या कितनी है आप जानते हैं। तो एक और अगर हम देखें तो लंदन जैसे शहरों में, आयरलैंड जैसे देशों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाया गया है पाठशालाओं में। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, जो इंटरनेशनल स्कूल जिसे कहते हैं ना, वहाँ कई मराठी को ऑप्शन संस्कृत दिया गया। अब ये कौन सी चाल है? अब किसे चुने? ये मराठी को ये बच्चा क्या पढ़ेगा? अंग्रेजी वहाँ अनिवार्य है। हमारे पास जब जनगणना करने के लिए अधिकारी को आता है, हम वहाँ 2 ज्ञात भाषाओं में, एक भाषा हमारी जो प्रादेशिक भाषा लिख देते हैं, दूसरी
देते हैं या अंग्रेजी लिख देते हैं। इन भाषाओं के लिए हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, ये तो हम सबकी अपनी भाषा है। लेकिन उस भाषा को प्रथम प्राधान्य देकर लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं। संस्कृत कौन लिखेगा? आपको हैरानी होगी, अरबी भाषा को भी ज्ञात भाषा लिखने वाले बहुत सारे लोग इस देश में हैं और वो संस्कृत से अधिक है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? इतना हमें केवल यहाँ ध्यान में ये मुद्दा अभी बताना आवश्यक है, बाद में उपसंवाद करते समय भूल सकता है। जब जनगणना होगी तो एक काम हम करके संस्कृत माता का जो हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण है, कम से कम उसका जो ब्याज है उसका कुछ सहस्रांश तो हम चुका पाएंगे अगर हम हमारी ज्ञात भाषाओं में संस्कृत को लिखेंगे। वैसे देखा जाए तो ये गलत भी तो नहीं है। क्या संस्कृत हमें ज्ञात नहीं है? क्या हम प्रार्थना यहाँ बोलते नहीं है? क्या राम रक्षा पढ़ते नहीं है? क्या विष्णु सहस्त्रनाम हम पढ़ते हैं? लेकिन ये बातें हमारी मस्तिष्क में आती ही नहीं है। इसका परिणाम क्या है? हम संगठित नहीं है। बाकी के देशों की ओर अगर हम देखेंगे, इजराइल जैसा राष्ट्र जिसके बारे में हमने सुना, किस प्रकार वो खड़े हुए, किस प्रकार उन्होंने अपने राष्ट्र को खड़ा किया। उनकी जो हिब्रू भाषा है उसका उन्होंने कुछ इस प्रकार प्रचार किया, हम कल्पना नहीं कर सकते। चाइना की बातें चलती है, उन्होंने अपनी भाषा का प्रचार प्रसार बाकी के देशों में भी इस प्रकार किया कि आज अमेरिका में भी तीसरे क्रम की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है। तो एक और हम देख रहे हैं कि हमारी भाषा का इतना बड़ा वैभव है। और दूसरी और एक बात बताता हूं, बाकी के देशों में संस्कृत की बड़ी लोकप्रियता है। जैसा अभी मैंने कहा, संस्कृत अनिवार्य किया गया है। भारत के बाद जर्मनी जैसा देश है जहां संस्कृत की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ रही है, और ऐसे कुल 40 देश है जहां संस्कृत सिखाई जाती है। अब उस तुलना में अपने देश को हम देखेंगे तो हमें अवश्य इस बात की ग्लानि होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कम से कम रोज कुछ ना कुछ संस्कृत का उच्चारण हमें करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे घर में संस्कृत वार्ता जब आती है टीवी पर तो वो चला देनी चाहिए, वो चलनी चाहिए घर में। अब कुछ लोग कहेंगे हमें समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, वो चलने दीजिए। कहीं कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, वो सुनता है, हमें लगता है वो खेल रहा है, उसका ध्यान होता है, उसके मन पर वो संस्कार होता है। तीसरी बात जो मैंने पहले कही, हमें ज्ञात भाषाओं में संस्कृत का नाम अनिवार्य रूप में लिखना है। पहली भाषा हम हमारे जो बोलते हैं वो लिख सकते हैं, दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत लिखेंगे। हिंदी अंग्रेजी लिखेंगे नहीं भी तो बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा। संस्कृत लिखने वाले का संस्कृत हमें लिखनी होगी। और चौथी बात, संस्कृत संभाषण का थोड़ा थोड़ा प्रयास। बड़ी मीठी भाषा है, जैसा मैंने कहा इस भाषा के उच्चारण में एक शक्ति है। आप कुछ देर के लिए संस्कृत में, अब गीता का पाठ हम करते हैं तो मन को कितनी प्रसन्नता होती है, इस भाषा की शक्ति है। इस भाषा के उच्चारण का एक अलग सामर्थ्य है जो हमारे मन मस्तिष्क पूरे व्यक्तित्व पर काम करता है। जो वेदों का पठन करते हैं उन मित्रों का तेज कुछ अलग लगता है। वो क्यों लगता है? इस भाषा का सामर्थ्य है, ये वेदों का सामर्थ्य है। और इसलिए संभाषण संस्कृत, आजकल तो इंटरनेट की वजह से ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। बहुत सारे आपको ऐसे प्रयास दिखेंगे जो संस्कृत में संभाषण के लिए प्रेरित करते हैं, उसमें हम जुड़ सकते हैं। समय मेरा पर्याप्त हो रहा है, जितनी बातें यहाँ बताना मुझे संभव था इतने समय में उतनी बताने का मैंने प्रयास किया। हम अवश्य, अब संस्कृत दिन आने वाला है, स्वाधीनता के हम 75 वर्ष अमृत महोत्सव करने वाले हैं। स्वाधीनता वास्तव में क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना के बाद राज्य व्यवहार कोश का निर्माण करने के लिए पहले आरंभ किया। सारे बाकी भाषाओं के शब्दों को निष्कासित करके संस्कृत शब्दों को, उनकी जैसे राजमुद्रा है संस्कृत में,
उसके अनुसार पहला काम उन्होंने ये किया, स्वाधीनता ये है 75 वर्षों के बाद तो कम से कम ये समझे, और निश्चित रूप से पहले जितना नकारात्मक वातावरण था अब वैसा नहीं है, वातावरण पोषक है और कुछ करने की आवश्यकता है, वो हमें करना चाहिए। अब अंत में जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि कवि को अगर कोई बोलने के लिए कहता है तो वो कविता सुनाए बिना रहता नहीं है, तो इसलिए इससे पहले कि सीटी बजे मैं ये घोषित करता हूँ कि कविता सुनाकर मैं रुकने वाला हूँ। गंगा माता के किनारे हम आए हैं और माँ को भी बुरा लगता है, जो उसकी भी बेटे से कुछ अपेक्षाएं होती है। अब जगन्नाथ पंडित महाराज जैसा तो मेरी प्रतिभा है नहीं, लेकिन जैसा ज्ञानेश्वरी में महाराज कहते हैं, बालक बोबडा बोली वापड़ा विजुका पावली, जोर करूनी मावली किसे जेवी, माँ को तो तोतली बोल भी अच्छे लगते हैं बालक के। तो ये जिसे प्रत्यक्ष प्रसूत कविता संस्कृत में कहा जाता है। कल पूज्य गुरुदेव का प्रवचन जब सुन रहा था तो एक ओर से तो कान में वो वाक गंगा प्रवाहित हो रही थी और मन में उसके पहले दिन जो मैंने गंगा माता का दर्शन किया था वो गंगा माता की छवि मन में थी, तो मन और कान का ये संगम कुछ ऐसा हुआ होगा। और एक जो संस्कृत काव्य जो पूज्य गुरुदेव की कृपा से सूझा उसको मैं आपके सम्मुख सादर करता हूँ और फिर रुकता हूँ। अविरत तर्क सुधा रस धारा सगर सुताख विनाशन धीरा, अविरत तर्क सुधा रस धारा सगर सुताख विनाशन धीरा, कल कल मंजुल सुमधुर नादा निहत निमग्न निरय भय बाधा, सुर रमणी रमणीय सुनीरा, सुर रमणी रमणीय सुनीरा, सुरभित शीतल सुखद समीरा, नव युवती व मनोज्ञ विलासा, जयतु मनोज मनोहर हासा, नव युवती व मनोज्ञ विलासा, जयतु मनोज मनोहर हासा, पवन चलीकृत सलिल दुकूला, पवन चलीकृत सलिल दुकूला, स्मरतामपि चिरतर सुखमूला, मकर विराजित सगुण स्वरूपा, मकर विराजित सगुण स्वरूपा, सुरतरु सुमयुत केश कलापा, हरिपादोदक कीर्ति विशेषा, हर वरांग कृत चरणन्यासा, हरिपादोदक कीर्ति विशेषा, हर वरांग कृत चरणन्यासा, भगीरथेना नीता तपसा, सा पुनात्मान निज पद रजसा, शरणागत संस्कृति भयभंगा, शरणागत संस्कृति भयभंगा, जयतु जगत्त्रय जननी गंगा, जयतु जगत्त्रय जननी। वेद शास्त्र संपन्न हरिभक्ति परायण महाकवि पंडित प्रणव जी के द्वारा एक बहुत ही हृदय विषय हम सबके सामने लाया गया। सबसे पहले तो बधाई में उन्हें कोमल कांत पदावली युवा या कविता बहुत ही रचता। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बड़े सुंदर, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कठिन शब्द न लाते हुए कैसे संस्कृत भाषा सुललित इसे प्रस्तुत की जा सकती है, इसका सुंदर नमूना हम लोगों ने देखा। भाइयों और बहनों, मुख्य बात यह है कि हमारा सारा का सारा धन संस्कृत भाषा में है। इस भाषा की तुलना संसार के किसी भी अन्य भाषा के साथ करना ये केवल मूर्खता है।
सभी प्रकार की कसौटियों पर कसने पर भी संस्कृत जैसी अन्य भाषा मिलना असंभव ही है। हमारा मुख भाषा के उच्चारण का यंत्र है। इस यंत्र का संपूर्ण उपयोग सशास्त्र पद्धति से करने वाली संसार की एकमात्र भाषा संस्कृत है। हमारी परंपरा का ज्ञान इस भाषा के बिना संभव ही नहीं है। इस भाषा का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध है। पापी यवनों ने यद्यपि बहुत सारा हमारा प्राचीन साहित्य जला दिया, नालंदा के विश्वविद्यालय के ग्रंथालय को जब जलाया गया तो 3 महीनों तक वह आग बुझी नहीं थी। इससे आप कल्पना कर सकते हैं इतना नाश होने के पश्चात भी अब भी तक जो बचा है वो असाधारण है। आप लोगों को पता नहीं, लेकिन संस्कृत के अप्रकाशित ग्रंथ जो केवल अभी भी पांडुलिपियों में है वे लाखों की संख्या में है। 1 लाख से अधिक ग्रंथ तो मैंने स्वयं देखे हैं जो प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सारा ज्ञान अद्भुत है। मानव जीवन के निर्माण के लिए जो संस्कृत भाषा का योगदान है उसकी तुलना तो संसार की किसी भाषा से हो ही नहीं सकती। लेकिन सारा विज्ञान भी इस भाषा से आया है। सारा विज्ञान भी अभी पिछले महीने नासा की ओर से वहां पर गए हुए एक भारतीय व्यक्ति को एक काम सौंपा गया और वो काम ये था कि भारद्वाज मुनि ने विमान शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा है, उसको खोज करके भारत से मंगाओ। उन्होंने बहुत खोज की और कहीं तो तमिलनाडु में वो ग्रंथ मिला। अब ये बात मुझे पता होती तो मैं बता देता कि वो ग्रंथ कहाँ पर है। उस ग्रंथ को मैंने 40 वर्ष पहले पढ़ा है। काशी के जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ हमारे विद्यालय का ग्रंथालय सबसे बढ़िया है और उसमें भारद्वाज का विमान शास्त्र मैंने पढ़ा है। आपके इंटरेस्ट की बात बोलूं तो मेकअप करने की कला संस्कृत भाषा में प्रसाधन विद्या इतनी अधिक है, संस्कृत ग्रंथों को पढ़े बिना आपके ध्यान में नहीं है। इतना हमारे 14 विद्या 64 कलाओं में ये सब अंतर्भूत था और इसके सब के ग्रंथ ने इनमें से कुछ ग्रंथ मैंने देखे, सारे पढ़े तो नहीं है लेकिन मैंने देखे हैं। मूल बात सभी दृष्टियों से समृद्ध भाषा, वैज्ञानिक भाषा, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा और परमार्थ के लिए सारे विश्व को प्रकाश देने वाली भाषा। इतना सब होने पर भी इस भाषा की उपेक्षा हमारे देश में हुई। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल एक ही है कि हम लोगों में उस भाषा का उत्कर्ष करने का बल नहीं है। हम लोग आग्रही नहीं हैं, हम लोगों में वो शक्ति नहीं है, हम लोगों में वो इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति के बल पर कैसे काम होते हैं इसके कितने कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन जिसका उल्लेख मात्र अभी हमारे पंडित जी ने किया वो इधर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2000 वर्षों के पाखंड के पश्चात इजराइल स्वतंत्र हुआ
हमारे देश के साथ साथ रहे, उनको भूमि ही नहीं थी। उन्होंने अपनी भूमि के ऊपर सब लोगों को बुलाया और लोग वहां पर एकत्रित हुए। उन सब लोगों ने मिलकर के विचार किया हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, और उनकी राष्ट्रभाषा हिब्रू है। जिस हिब्रू के उस समय केवल 200 जानकार थे, केवल 200। मैं 70 वर्ष पहले की बात बोल रहा हूं। हिब्रू भाषा संस्कृत भाषा की दृष्टि से अत्यंत अप्रगत भाषा है। फिर भी राष्ट्र की इच्छा शक्ति जब जगती है तो क्या चमत्कार होता है बताऊं। आज इजराइल में कोई भी विषय अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं जाता, सब कुछ हिब्रू में ही पढ़ाया जाता है। वो वहां पर माध्यम है। अंग्रेजी वहां पर केवल वे लोग पढ़ते हैं जिन लोगों को अंतरराष्ट्रीय कुछ काम करने होते हैं। बाकी अंग्रेजी वहां पर किसी भी प्रकार से अनिवार्य नहीं है। हमारा देश इस अंग्रेजी से अपना पिंड छुड़ाने में अभी भी पूरी तरह असफल है। हमारे न्यायालयों में अंग्रेजी का उपयोग होता है और वकील क्या बोलते हैं और जजेस क्या बोलते हैं, जिसका केस चल रहा है उसको कुछ भी पता नहीं चलता। उसके लिए वो सब बोर्ड बदला होता है। क्या आवश्यकता है इस बात की? लेकिन हमारे मानसिक गुलामी का ये परिणाम है। और इसलिए हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय ने इस समय जो अभियान चलाया है कि देश का सारा कारोबार, उन्होंने एक बड़ी चालाकी की बात कही, हिंदी में चले ऐसा नहीं कहा, प्रादेशिक भाषाओं में चले। देश का सारा कारोबार प्रादेशिक भाषाओं में चले। हिंदी में कहेंगे तो झंडा उठाने वाले खड़े हैं। इसलिए उन्होंने कहा प्रादेशिक भाषा में चला, विकल्प के रूप में अंग्रेजी रखो। इस देश की अस्मिता का ही नाश हो गया। और सबसे बुरी बात यह है कि हम आज भी गुलाम हैं, इसका हम लोगों को पता नहीं है। ये मानसिक गुलामी इतनी अधिक है, we don't know that we are slaves। हमारी स्लेवरी का ही हम लोगों को पता नहीं है। राष्ट्र वो खड़ा होता है जो पहले ये जानता है कि मेरे राष्ट्र की अस्मिता क्या है। हमारी अस्मिता संस्कृत भाषा में है, इस बात को भूलना नहीं। जब ये अस्मिता जागृत हुई तब अपने आप न्यायालयों से लेकर के सर्वत्र अपने आप प्रादेशिक भाषाओं का, हिंदी का बोलबाला होगा। अंग्रेजी की गुलामी से हम बाहर निकलेंगे। आवश्यकता इस बात की, विषय संस्कृत भाषा का चला है, मैं प्रादेशिक भाषाओं का समर्थन कर रहा हूँ, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रादेशिक भाषा का विकास करना होगा तो उसको संस्कृत का आश्रय लेना अनिवार्य है। इसलिए पहले अंग्रेजी से पिंड छुड़ाने के लिए प्रादेशिक भाषाएं और प्रादेशिक भाषाओं को बल देने के लिए संस्कृत भाषा, इस प्रकार की योजना के तहत जो काम चला है उस कार्य का हम सबको मिलकर के अभिनंदन करना चाहिए। इस बात का खुल करके प्रचार करना चाहिए कि हमारी ज्ञात भाषा में हम संस्कृत भाषा अवश्य लिखें। मैंने बचपन से अपनी मातृभाषा संस्कृत ही लिखी है मैं जानता नहीं था तब से।
आज तक मैंने अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं किए, आज तक नहीं किए, बचपन से नहीं किए। सबसे पहले अपनी भाषा से प्रेम करना सीखो, और अपनी भाषा से प्रेम करना, अपनी भाषा के बारे में आत्मविश्वास रखना, इसकी पहली निशानी है अपना हस्ताक्षर देवनागरी में होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे महर्षि वेदराज प्रतिष्ठान के जो न्यासी उनके हस्ताक्षर अंग्रेजी में होते, मैं कहता हूँ एक नया हस्ताक्षर खोजो, देवनागरी में लिखो, हमारे डॉक्यूमेंट में वही आना चाहिए, हमें आग्रही बनना चाहिए। अच्छी बातों के लिए आग्रही बनने वाले लोग जहां होते हैं, उसी समाज का तेज जागृत होता है, नहीं तो तेज समाप्त हो जाता है। ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, नहीं चलेगा। जीवन में कुछ बातें तो ऐसी होनी चाहिए मित्रों, जहां पर अड़ करके खड़े रहे, मेरी झांसी नहीं दूंगी कहने वाली जैसी महारानी लक्ष्मीबाई थी, उसी प्रकार मेरी संस्कृत भाषा को हम बचा करके रहेंगे, ये कहने वाले युवकों की आवश्यकता। संस्कृत का सम्मान, संस्कृत पंडितों का सम्मान, संस्कृत भाषा का सर्वत्र प्रचार, उसको अपने व्यवहार में लाना, जहां तक हो सके अपनी भाषा में। मेरी हिंदी भाषा में भी आपको कभी कभार कोई उर्दू शब्द मिलेगा जो मैं जानबूझ करके उपयोग में लाता हूं, लेकिन इन सारे शब्दों को बाहर निकालना चाहिए। यह प्रेम हमारा जागरूक हो, जनगणना की ओर आप लोग ध्यान दें, केवल यहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है, यह आप लोगों का मिशन होना चाहिए, यह आप लोगों का प्रचार का मिशन होना चाहिए। आने वाले वर्ष में जब जनगणना आरंभ होगी, उस समय उसके पहले ही आपको अपने अपने स्थानों पर अपने अपने सारे प्रसार माध्यमों के उपयोग से ये बात बतानी चाहिए। यह हमारे भारतीय संस्कृति की प्राणभूत रसधारा का विषय था। बहुत सुंदर पद्धति से प्रणव जी ने रखा, और अभिनंदन। ओम